भारत के अजीज फनकार मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब में हुआ था। इस बार उनका जो 2021 की बात करें तो 97th में उनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी होगी। हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं बंकिम पाठक, जिन्होंने 50 साल तक मोहम्मद रफी के गाने गाए हैं। इतने बड़े वह चाहक हैं। हम उनसे आज सीधी बात करेंगे मोहम्मद रफी जी के बारे में। बंकिम जी, आज बात करें तो 2021 में 24 दिसंबर को रफी साहब का 97वां जो बात करें जन्मदिन होगा, तो आपने ये जो 50 साल गुजारे हैं मोहम्मद रफी की यादों में, आपके घर में भी उनके जो फोटोज और वो सब लगे, किस तरीके से आप रफी साहब से जुड़े, किस तरीके से उनके गाने सिलेक्ट किए और 50 साल संगीत साधना रफी साहब की याद में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पीटीवी के सर्वे महानुभावों का और दर्शकों का मैं आदाब करता हूं, नमस्कार करता हूं। रफी साहब के बारे में जब आपने एक शब्द कह दिया कि रफी साहब, तो एक फरिश्ता का नाम ले लिया आपने। वो संगीत के इतने बेताब बादशाह थे, बादशाह है और बादशाह रहेंगे। कहते हैं कि अकबर के जमाने में तानसेन हुआ करते थे, तो फिल्म इंडस्ट्री में रफी साहब खुद एक तानसेन है। रफी साहब के बारे में हजारों लोगों ने, कुछ बहुत बड़े बड़े महानुभावों ने, बड़े बड़े संगीतज्ञों ने बहुत कुछ कहा है। रफी साहब एक इंस्टीट्यूट है, रफी साहब एक यूनिवर्सिटी है, और मैं समझता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री के जो 100% के बारे में जब कहा जाए तो नॉट लेस देन 70% रफी साहब के नाम लिया जाता है। क्योंकि रफी साहब एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने हर अंदाज में, जो भी संगीत का अंदाज है, गजल हो, ठुमरी हो, भजन हो, रोमांटिक गीत हो, सैड सॉन्ग हो, विरह गाना हो, ड्यूएट गाना हो, दोस्ती का गाना हो, दुश्मनी का गाना हो, कोई भी गाना किसी भी लय पे म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया हो तो म्यूजिक डायरेक्टर को आत्मसंतोष हो जाता है कि रफी साहब गा रहे हैं, बस बात खत्म, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं आता। और मैं ऊपर वालों से मैं बहुत ही नमस्कार करके करता हूं कि रफी साहब जैसी आवाज तो किसी की हो नहीं सकती, लेकिन रफी साहब की आवाज के करीब करीब जाने का कुदरत ने मुझे मौका दिया है। रफी साहब के आशीर्वाद है, लोगों ने सराहा है, लोगों ने प्यार दिया है, तो मैं मेरी जिंदगी के संगीत के 50 साल पूरे कर सका हूं। 1969 में मैंने शुरुआत की थी विसराता सुर से, जिससे पहले से ही मैंने रफी साहब का गाना गाया है, और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ रफी साहब के गाने मैं गाता हूं। हाँ, सुनता हूं सबको, किशोर दा बहुत ही अच्छे सिंगर, तलत महमूद साहब, महेंद्र कपूर साहब, मन्ना डे साहब, लता जी, आशा जी, सबके गाने सुनता हूं, लेकिन मैं गाता हूं सिर्फ रफी साहब की आवाज में। और इसका एक नमूना आपके सामने पेश करता हूं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बंकिम जी, रफी साहब के गाने आपने 50 साल तक गाए हैं, क्या वजह थी कि आपने रफी सर को सिलेक्ट किया कि रफी सर के पद चिन्हों पर मैं चलूंगा? इसकी आवाज को आपने कैसे मैच किया, कितनी रियाज किया, कितना प्रैक्टिस किया, बताइए। जी, मैं बात करता हूँ जब मेरे कॉलेज के दिनों की, उस वक्त पहला गाना तो मैंने किशोर दा का गाया था मेरी टैलेंट ट्यूनिंग में। सेंट जेवियर कॉलेज में मैंने जब बीए किया तो उस वक्त टैलेंट हुआ करती थी, और उसमें मैंने किशोर दा का गाना गाया था। इसके बाद जब एनुअल फंक्शन हुआ तो मैंने रफी साहब का गाना गाया, तीसरी मंजिल का एक गाना गाया मैंने गाया। और उस वक्त मेरे एक दोस्त थे बापू,
जिनके पास टेप रिकॉर्डर था, मेरे पास टेप रिकॉर्डर नहीं था उस वक्त। तो उन्होंने मेरी आवाज रिकॉर्ड की। उस वक्त सब बैठे थे कैंटीन में, दोस्त वगैरह सब। उन्होंने कहा कि बंकिम, ये जो है तुम्हारी आवाज जो है रवि साहब के गाने में ज्यादा से ज्यादा सूट होती है, नजदीक लगती है। तो मैं उन लोगों का एक ऐसा मुझे प्रस्ताव था कि आप रवि साहब के गाने ज्यादा गाएं। तो तब से मैंने शुरुआत की और फिर रवि साहब की आवाज में मैंने गाने गाए। रवि साहब को ज्यादा से ज्यादा सुना, गाने से ज्यादा मैंने उनको सुना। और जब सुना तब एक ऐसा चमत्कार मुझे दिखाई देता था कि रवि साहब क्या गा रहे हैं, किस तरह से मोड गाने को बोल रहे हैं, कैसी फीलिंग्स दे रहे हैं, कितना वजन, कितने शब्दों का वजन, क्या जरूरत है, हर चीज रवि साहब की आवाज में जब मैंने सुनी तो बस मैं समझ गया कि यही एक संगीत का फरिश्ता है। बंकिम जी, आपने 50 सालों में अहमदाबाद में, गुजरात में, देश में कई जगह पर, शायद विदेश में भी शो की होगी। किस किस जगह पर आपने शो किए हैं? आपको किस तरीके से बात की जाए तो रिकॉग्नाइजेशन मिला है? किन किन बड़ी हस्तियों ने आपको रिकॉग्नाइजेशन दिया है? आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कही है, उसके बारे में सर बताइए। 1969 से मैंने बताया कि शुरुआत की, तो 1980 तक मैंने पूरे गुजरात में, एमपी में, राजस्थान में, बैंगलोर, दिल्ली, सब जगह पे शो किए। 1981 की बात कर रहा हूं कि उस वक्त सबसे मुझे पहली बार लंदन जाने का मौका मिला 1981 में, जो उस वक्त 1981 वर्ल्ड डिसेबल डे डिक्लेयर हुआ था। तो 1981 में सबसे पहले मैं यूके में गया और यूके में मैंने 10 शो किए। इसके बाद लगातार 10-15 बार मैं लंदन जा चुका हूं। विश्व के ऑस्ट्रेलिया को बात करते हुए, चाइना को बात करते हुए, पाकिस्तान को बात करते हुए मैंने सभी जगह प्रोग्राम दिए, हर जगह प्रोग्राम दिए हैं, जिसमें यूएसए है, कनाडा है, वेस्ट इंडीज है, ये हॉलैंड है, ईस्ट अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, सब जगह। वेस्ट इंडीज में भी बहुत प्रोग्राम किए। हर जगह पे रवि साहब के गाने लोग सुनते हैं। वेस्ट इंडीज में तो 24 घंटे एक रेडियो चल रहा है, जिसमें अब हमारे पुराने जो गीत हैं वो चलते हैं। तो हर जगह पे सराहा है मुझे। और जब बड़ी बड़ी हस्तियों की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि मैंने अभिनय शहंशाह दिलीप साहब के साथ शो किया है। अब एवरग्रीन देवानंद साहब के साथ मैंने शो किया है। किशोर कुमार जी के साथ मैंने यूके का टूर किया है। महेंद्र कपूर जी यहाँ पर आए थे, उनके साथ शो किया है। मेरे प्रोग्राम में धर्म जी आए थे, जितेंद्र जी आए थे। पूरे जो बॉलीवुड के स्टार्स जो हैं वो मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं। जिसमें कल्याण जी भाई के, कल्याण जी आनंद जी नाइट में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए। मेरे प्रोग्राम में भाईदास में लक्ष्मी जी भी आए थे। और शंकर जयकिशन की बात कर रहा हूं मैं, तो उस वक्त मैं जब शुरुआत मेरी थी बॉम्बे में मैं शो कर रहा था, उस वक्त मैं महालक्ष्मी में शंकर जी से मिलने के लिए भी मैं बार बार जाता था। उन्होंने भी मेरे गाने सुने हैं, याद न जाए बीते दिनों की वगैरह। तो ये सब बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन्होंने सराहा है। और समझता हूं कि इससे भी ज्यादा लोगों ने मुझे सराहा है, लोगों ने मुझे अपनाया है, तब जाके मैं ये 50 साल मेरी जिंदगी के पूरे कर सकता हूँ। बंकिम जी, आप जब यंग एज में होंगे तब रफी साहब का जो सितारा था बहुत बुलंद होगा, तो क्या आपने उनको कोई लेटर लिखा हो, उसका रिप्लाई आया हो, आपको उन्होंने गाते हुए देखा हो, आपको सराहा हो, ऐसा कुछ? आप कहते हैं कि यंग जब थे, मैं आज भी यंग हूं, क्योंकि इंसान उम्र से कभी नहीं तकाजा जा सकता है। उसकी सोच क्या है, उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, वही यंगस्टर्स का एक है। आप भी देखो आप किस तरह से चमक रहे हैं। इसी तरह मैं भी यूं अपनी उम्र के पीछे नहीं जाता। मैं बस सिर्फ आवाज को पकड़ के रखता हूं कि रफी साहब के गाने इस तरह से पेश किया जाए कि लोगों को ऐसा लगे कि जब मैं बदन पे सितारे गाता हूं तो मुझ में ये यूथनेस आना ही चाहिए।
कि जरूरी नहीं कि फिर मैं ऐसे मूड मूड करके बदन पे सितारे, तो वो गा नहीं सकते। रफी साहब की मुलाकात मुझे एक बार हुई है, जबकि 1960s की बात कर रहा हूं मैं। हमारे अहमदाबाद में पुलिस स्टेडियम में शंकर जयकिशन नाइट थी, और उस वक्त रफी साहब आए थे, आशा जी आई थी, और शंकर जयकिशन जी का पूरा ऑर्केस्ट्रा था। उस वक्त मेरी उम्र शायद होगी 13-14 साल की, लेकिन मैं स्कूल से रफी साहब के गाने गाता था, लाल चढ़ी मैदान खड़ी, ये सब वगैरह गाना गाता था। तो मुझे पता चला कि रफी साहब आए हुए हैं, तो चलो ना मिल लिया जाए। और मुझे पता चला जब वो सुबह बैलेंसिंग वगैरह संगीत के प्रैक्टिस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि संगीत इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा था तो साउंड बैलेंस भी करना होता है। तो मैं गया, तो रफी साहब एक कॉर्नर पे विंग में बैठे थे, तो मैं गया और उनको उनके पास ही छुए। मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उनके सामने कहूं कि मैं आपके गाने गाता हूं। इट इज इम्पॉसिबल कि रफी साहब के गाने गाना क्या। तो मैंने से कहा कि रफी साहब, मुझे आपकी आवाज बहुत ही पसंद है और आपके गाने मैं स्कूल में गुनगुनाता हूं। उस वक्त उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा, आवाज जो है वो खुदा की देन है, उसको सबके साथ बांटते चलो, और लोगों का प्यार अपने आप, दुआएं अपने आप मिलती रहेगी। यही बस एक मेरी मुलाकात थी, यही दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मैं कहता हूं। लेकिन इसके बाद रफी साहब को मैंने बार मैंने सुना है। बस बंकिम जी, अभी 97th में बर्थ एनिवर्सरी आ रही रफी साहब की, कोई स्पेशल कार्यक्रम आप कर रहे हैं? हर साल इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है, कभी डेथ एनिवर्सरी आती है, आप उस दिन क्या करते हैं? और इस साल कोई? देखिए, मैं 2 दिन साल में इस तरह से पेश करता हूं। एक रफी साहब की बरसी 31 जुलाई और 24 दिसंबर, ये 2 दिन जो मेरे लिए महत्व के दिन है। बाकी के दिन में मैं रफी साहब के शो करता रहता हूं, कई क्लबों के, कई इंस्टीट्यूट के, कई चैरिटी शो, सब कुछ करता रहता हूं। लेकिन ये 2 जो शो है वो मेरे लिए ऐसे शो है, क्योंकि 2004 की बात कर रहा हूं कि 1981 मैंने जैसे कहा कि आपको ये डिसेबल ईयर था, तो तब से मेरे दिल में था कि जो कुछ मुझे मिल रहा है, जो कुछ प्यार मुझे मिल रहा है, जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, जो मुझे इज्जत मिल रही है, लोग सराह रहे हैं, तो ये समाज देता है, सोसाइटी देती है। किसी भी पेशे में जाओ, मैं कहता हूं, सिर्फ गाने के बारे में नहीं, हर कोई पेशे में जाओ, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, लेकिन समाज उसे देता है और समाज को वापस करना ही चाहिए, सोसाइटी को वापस करना ही चाहिए। इस बात का जहन में ख्याल आते ही मैंने मेरे मित्र से कहा कि मुझे ऐसा करना है। तो उस वक्त हमारे आज के माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई थे, या हमारे चीफ मिनिस्टर थे। मैंने मेरे दिल की बात कही कि मोदी साहब, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मेरा बंकिम पाठक फाउंडेशन में करना चाहता हूं, इसके जरिए मैं जो दिव्यांगजन है, पहले तो हैंडीकैप कहते थे, फिर अपंग कहते थे, लेकिन मोदी साहब ने दिव्यांगजन कहा, तो मैंने कहा कि उनके लिए मैं करना चाहता हूं बंकिम पाठक फाउंडेशन। तो ये 2 शो मेरे लिए ऐसा होता है कि जो भी लोग आते हैं, जो भी मुझे कमाई होती है कलाकारों को देने के बाद जो खर्च, तो मैं पूरी साल उसके लिए करता हूं। और मैं अभी फिलहाल की बात कर रहा हूं कि मुझे इस 50 साल जो मैंने बिताए हैं संगीत के, और मैंने 5000 से भी ज्यादा शो किए हैं, इसका मुझे जो दिव्यांगजन इतना कर सकता है, इसकी जो सराहना की है भारत सरकार ने, तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत जो मैं जिसमें फक्र कर सकूं, ऐसा मुझे अवार्ड भी मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके लिए खास तौर पे ये बताना चाहता हूं। ये राष्ट्रपति के अवार्ड की बात कर रहा हूं। राष्ट्रपति जी ने ये अवार्ड मुझे दिया, और बहुत ही उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ, जबकि दिव्यांग हम थे, तो वो स्टेज पर से नीचे उतरे और हमारे गले में ये उन्होंने पहनाया, ये उन्होंने नीचे आकर कि आप दिव्यांग हैं, मैं नीचे आता हूं, और आप उन्होंने मुझे इज्जत दी। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? बस सब कुछ मिल गया मुझे, खुदा ने, रफी साहब ने, लोगों ने सब कुछ मुझे दे दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे।
बंकिम जी, लास्ट में आज बात की जाए तो रफ़ी साहब की 97वीं बर्थ एनिवर्सरी आ रही है। बहुत सारे गाने आपने गाए रफ़ी साहब के, लेकिन कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, अगर अभी आप ईटीवी के सामने गुनगुनाना चाहते हो। खुद रफ़ी साहब मेरे दिल के करीब हैं, तो हर गाना मेरे दिल के करीब है। कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सागर में डुबकी लगाते हैं और हजारों करोड़ों कीमती मोती है। आपको कहा जाए कि कीमती मोती उसमें से जो भी है आप ढूंढ के लाओ, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि कौन सा गाना चुने। इसी तरह रफ़ी साहब के हजारों गाने ऐसे हैं जिसके, क्योंकि हर मूड उनका अलग अलग है, जिसमें आपको, मैं तो समझता हूं कि अगर शम्मी कपूर के लिए गाते हैं तो बदन पे सितारे लपेटे हुए हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। अच्छा, यही गाना अगर कोई गाना राजेंद्र कुमार के लिए गा रहे हैं तो कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया ओ प्रिया। ये राजेंद्र कुमार के लिए गाते हैं। देवानंद के लिए अगर गाते हैं तो कहते हैं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो रफ़ी साहब को गाना पसंद थे, जब वेस्ट इंडीज में मैं गया तो एक गाना ऐसा है कि वेस्ट इंडीज में इस गाने को सेकंड नेशनल एंथम का स्थान दिया गया है, और जब मैं वो म्यूजिक शुरू होता है तो लोग खड़े हो जाते हैं और साथ साथ गाने लगते हैं। वो दैट इज द मेन सॉन्ग जो रफ़ी साहब को भी बहुत पसंद था, मुझे भी बेहद पसंद है। तो मैं उनकी चंद लाइन आपको सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, ना जाने तुम कब आओगे। सुना है आपने कि ये गाना कभी? जी। अच्छा, वेरी गुड। शुक्रिया सर ईटीवी से बात करने के लिए। तो हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े थे बंकिम पाठक जी, जिन्होंने अपने 50 साल रफ़ी साहब को दिए, और साथ में उन्होंने बताया कि रफ़ी साहब कितने उम्दा जो गीतकार थे कि हर जो भी कोई हीरो होता था, उनके जो इस प्रकार का उनका रोल होता था, जिस प्रकार का उनका किरदार होता था, उसी प्रकार से वो गाना गाते थे। 1980 में जो रफ़ी साहब है वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने गीतों के जरिए जो उन्होंने फनकार दिए हैं, जो वो फनकार ऐसे थे कि कहा जाता है कि किसी ने सही लिखा है कि उनके जैसा फनकार जो है वो आज तक नहीं आया और शायद आगे भी नहीं आएगा, तो वो हमारे दिलों में बसे रहेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश टोडिया के साथ आशीष पंचाल, ईटीवी भारत, अहमदाबाद। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।